मुल्क में कोरोना से हुई हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में मुल्क भर में 157 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के जरिए जारी आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 5200 से ज्यादा कोरोना के नए मामले रोशनी में आए हैं। एक दिन के ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। अब तक 3,036,800 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। उधर दिल्ली में लॉकडाउन के चौथे मरहले के पहले दिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉकडाउन से मुतालिक जरूरी हिदायत का ऐलान किया। वजीर आला केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाज़ेह किया कि दिल्ली में लॉकडाउन के चौथे मरहले में बस 3 पहिया ई रिक्शा वगैरह को चलाने और बाजारों का ऑड इवेंट की बुनियाद पर खोलने की इजाजत दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि स्कूल, कॉलेजेस, तरबियती इदारे, सैलून वगैरह को इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन मुस्तकिल नहीं रखा जा सकता है, 1-2 माह में खत्म होने वाला नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, फिलहाल कोरोना के साथ जीना होगा। 31 मई तक जारी रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है। लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी ढील दी जाएंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, सारे होटल बंद रहेंगे, सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। कोई भी धार्मिक स्थान या रिलीजियस प्लेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। बार्बर, स्पा और सलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। उधर महाराष्ट्र कोरोना की गिरफ्त में है और नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2300 से ज्यादा मामले रोशनी में आए हैं, जबकि सिर्फ मुंबई में ही एक दिन में 1600 केसेस सामने आए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना मरीजों की मजमूई 33,000 से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 63 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अब तक तकरीबन 1200 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सिर्फ इक्तिसादी राजधानी मुंबई में 734 अफराद हलाक हुए हैं। महाराष्ट्र में 7,600 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। महाराष्ट्र में 1273 पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासिर हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना के मामले में कमी आने पर लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। शस्त्रांशी लढलं जातं, इकडे आपल्याकडे शस्त्र नाहीये। एक फक्त अंतर ठेवणं, स्वतःची काळजी घेणं आणि युद्ध जिंकणं म्हणजे फार विचित्र आहे असे युद्ध। एकतर्फी नक्कीच नाहीये, कारण आपण पूर्ण ताकदीने युद्ध लढतो आहोत। पण लॉकडाऊन वाढवला का? काही अंशी बरोबर आहे, काही अंशी नक्कीच बरोबर आहे। आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की आजही देशात, विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये रुग्णांची संख्या वाढते आहे। मुंबईमध्ये वाढते आहे, ठाणे परिसरात वाढते आहे, पुण्यामध्ये वाढते आहे, संभाजीनगरमध्ये आहे, नाशिकमध्ये, मालेगावमध्ये आहे। या ठिकाणी रुग्णांची संख्या वाढते आहे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर भले ही जारी है, लेकिन सियासी पार्टियों ने असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सावेर असेंबली हल्के के बीजेपी के मुतवक्के उम्मीदवार सिंधिया हामी मध्य प्रदेश के वजीर आपाशी तुलसी सिलावट ने, जहां आज सावेर असेंबली हल्के के निस्फ दर्ज कांग्रेस लीडरों को सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करवाई, वहीं यूथ कांग्रेस ने 50 से ज्यादा सिंधिया हामी कांग्रेस लीडरों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया। साबिक सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट करके बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों और मजबूर लोगों की फिक्र छोड़कर सियासी मफादात हासिल करने में मसरूफ हैं। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर
नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि बीजेपी काम पर यकीन रखती है, फिक्र तो उन्हें करना है जिन्होंने 15 माह तक आवाम को बेवकूफ बनाया था। वहीं सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर कानून सीपी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस की खामोश तरीके से तैयारी जारी है और अवाम इन्हें असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी से हमकिनार करेंगे। उपचुनाव के लिए की तैयारी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी करना है। भारतीय जनता पार्टी तो जो काम करती है जनता तैयारी करती है उसके लिए। वो सोचें जो झूठ बोल के सरकार में आ गए थे, एक को भी 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, एक बेटी को 51,000 रुपया नहीं दिया, एक बेटी को स्कूटी नहीं दी। वो सोचें जनता हिसाब चुकाएगी उनका, हमको तैयारी की क्या जरूरत है। आपकी ओर से जवाबदारी देने का काम कब शुरू होगा या हो गया? देखिए, ये इस बार कांग्रेस पार्टी सब इंटरनल तैयारी कर रही है और जिसको भी जो जवाबदारी देना है उसको जवाबदारी दे दी है। वो अपना काम कर रहा है और ख़ास तौर से कोरोना की जो महामारी है इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जुटी हुई है, हर क्षेत्र में, न केवल इन 24 क्षेत्रों में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच कई लोगों ने अपने इस्तीफे लेटर से और समाचार पत्रों के माध्यम से दिए। आज यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय कार्यालय की सहमति उपरांत उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए और कई लोग जो इस प्रदेश की में देश की राजनीति के महात्मा गांधी के विचारों से ओतप्रोत इस पार्टी के प्रतिबद्धता के साथ, इसकी पार्टी के साथ विश्वासघात का जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को बर्खास्त भी करा गया है और स्पष्ट रूप से नए ऊर्जामान लोगों को उस जगह मौके दिए जाएंगे। ये 24 चुनावों को देखते हुए मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के द्वारा निर्णय लिया गया है। स्पष्ट है कि इस देश की जो रीति नीति महात्मा गांधी के विचारों से चलने वाली कांग्रेस पार्टी है, ये हमेशा लोकतांत्रिक पद्धति के साथ सभी लोगों को मौका देती है और जो लोग हटाए गए हैं वो 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता के साथ यूथ कांग्रेस से पूरी तरीके से बर्खास्त किए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। सुबह से अब तक मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस के 207 नए मामले सामने आने से सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया। इंदौर में 95, बुरहानपुर में 42, भोपाल में 20 और खंडवा में 21 नए मामले सामने आने के साथ ही झाबुआ, जबलपुर, रायसेन, रीवा और ग्वालियर में भी नए मामले सामने आने से सूबे के मरीजों में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 5323 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 253 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 2613 लोग अस्पताल से सेहतमंद होकर अपने घर जा चुके हैं। लॉकडाउन 4 को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने काबीनी वुज़रा और अफसरान के साथ मीटिंग की और इन्हें कंटोनमेंट एरिया में ज्यादा सख्ती करने के साथ ग्रीन और ऑरेंज जोन में रियायत देने की हिदायत दी। उधर मजदूर पैदल सैकड़ों और गाड़ियों से अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। उनके लिए खुसूसी ट्रेनें भी चल रही हैं, बसों का इंतजाम भी किया है। इस बीच गाजियाबाद के रामलीला मैदान में आज मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मजदूर अपने घरों को जाने के लिए दस्तावेजात की तौसीक कराने के लिए इकट्ठा हुए थे। मजदूरों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। गाजियाबाद रामलीला मैदान से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने हालात का जायजा लिया। गाजियाबाद का रामलीला मैदान ये है। सुबह यहां पर जो स्थिति देखने को मिली थी वो फिलहाल अब स्थिति दूसरी बदली हुई है। आप देख सकते हैं जब तमाम लोगों ने इस पूरे खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया है तो प्रशासन कैसे सख्ते में आया है। आप देख सकते हैं तमाम जो बसें हैं वो यहाँ पर लगा दी गई हैं। ये फिलहाल प्रवासी हैं जो अपने घर जाने के लिए फिलहाल यहाँ सुबह से रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। तमाम जो प्रवासी हैं वो फिलहाल यहाँ पर अब अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। उनके लिए बाकायदा प्रॉपर जो व्यवस्था है बसों की वो की जा रही है। सभी लोगों को प्रशासन के द्वारा पास मुहैया कराया गया है। तमाम जो प्रवासी हैं ये लगातार अपने घर जाने के लिए सड़कों पर देखे जा रहे थे, लेकिन अब गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से इन तमाम प्रवासियों को फिलहाल अब पास मुहैया करा दिया गया। बात करते हैं, कहाँ जाना है? बिहार जाना सर। बिहार जी। कितने दिन से भटक रहे थे? करीब 2 महीने से भटक रहे हैं। 2 महीने से? जी। 2 महीने से तुम्हें गाड़ी नहीं मिली? गाड़ी नहीं मिली अभी। तो यहाँ किस लिए आए थे गाजियाबाद? गाजियाबाद काम करने लाए थे सर। अच्छा, तो जी। पास मिल गया है? पास भी नहीं मिला, अभी टाइम बता रहा हूँ 1-1.5 घंटे और टाइम बता रहा, बस में भेजेंगे पटने के लिए। पटना जाओगे? जी। कहाँ जाना है? बिहार जाना। बिहार कहाँ? हाँ, पटना जाना। यहाँ गाजियाबाद में क्या काम? काम करने आए थे। तो क्यों जा रहे हो?
घर जा रहा है, 2 महीने से परेशान है। यहाँ कारोबार बंद हो गया ना, खुले कारोबार बंद है, हमारा काम बंद है। काम बंद है। कहाँ काम करते थे? गाजियाबाद में, कौन सी जगह? मिल बिहार। तो ये तमाम जो प्रवासी हैं वो फिलहाल अपने घर की तरफ अब जा रहे हैं, क्योंकि अब प्रशासन के द्वारा इन तमाम लोगों को बसें मुहैया कराई जा रही हैं। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो फिलहाल इन तमाम प्रवासियों को उनका जो राशन है, खाना है, वो मुहैया कराया जा रहा है, पानी मुहैया कराया जा रहा है। और यहाँ पर फिलहाल एक पंजीकरण संस्था बनाई गई थी प्रशासन के द्वारा, जहाँ तमाम प्रवासियों को पंजीकरण करके उनके घर भेजा जा रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं तमाम लोगों को फिलहाल पास दिया जा रहा है। अधिकारी जो हैं वो मौके पर हैं, उनके पास को चेक किया जा रहा है, उनको पास दिया जा रहा है ताकि सबको पास दिया जाए। प्रशासन की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आप जवान भी देख सकते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा इनको खड़ा भी कर रहे हैं कि दूर दूर खड़े हों। ये जवान भी उतने ही कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर हैं, जो तमाम लोगों को सुबह से ही बता रहे हैं कि आप दूर दूर खड़े हों, सबको जाने का मौका मिलेगा। और इसीलिए प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन सुबह की जो तस्वीर थी वो तस्वीर अब फिलहाल बदलती हुई नजर आ रही है। तमाम प्रवासियों को यहाँ पर बस लगा दिया गया है और वो अपने अपने घर अब यहाँ से जा सकते हैं। उनको पर्याप्त राशन और पर्याप्त भोजन और उनको पास दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है ताकि वो लोग आराम से अपने गंतव्य स्थान जो है वहां पर पहुंच जाएं। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने लॉकडाउन में बड़ी हद तक नरमी का ऐलान किया है। येदियुरप्पा के ऐलान के मुताबिक कर्नाटक में कंटोनमेंट और रेड जोन को छोड़कर पूरी रियासत में तमाम दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी और प्राइवेट बसों को सड़कों पर दौड़ने की इजाजत रहेगी। कंटोनमेंट जोन्स में किसी भी तरह की तिजारती सरगर्मियों की इजाजत नहीं रहेगी। मरकज की जानिब से लॉकडाउन 4 पर जारी करदा गाइडलाइंस पर सीएम येदियुरप्पा ने आज अपनी काबीना से मशावरत के बाद यह ऐलान किया। रियासत के अंदर ट्रेनों की नकल हमल को भी इजाजत दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको हम बता दें कि कर्नाटक ने आज कोरोना केसों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। आज कर्नाटक में 100 का आंकड़ा पार करते करते रह गया। आज कर्नाटक में 99 केस दर्ज किए गए, जो एक दिन में सामने आने वाली अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। आज के 99 केसों के इजाफे के साथ ही कर्नाटक में पॉजिटिव केसेस की तादाद 1246 हो गई है। रियासत में अब 678 केसेस एक्टिव हैं, जबकि 530 सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में 37 अमवात भी दर्ज की गई हैं। आज सबसे ज्यादा 24 केस बेंगलुरु से सामने आए हैं। वहीं मंडिया से 17, गुलबर्गा से 10, उत्तर कन्नड़ा से 9 मामले सामने आए। ग्रीन जोन वाले अजला, रायचूर, यादगीर और कोपल से भी आज कई केस दर्ज किए गए हैं। आज के रिकॉर्ड किए गए केसों में बेशतर बैरून रियासतों से वापस लौटे अफराद हैं। वहीं गुलबर्गा में आज के 10 केसों के इजाफे के साथ तादाद 114 हो गई है। गुलबर्गा में अब 54 केस एक्टिव हैं। गुलबर्गा में 53 डिस्चार्ज और 7 अमवात दर्ज की गई हैं। उधर कर्नाटक के रायचूर जिले में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद जिला इंतजामिया और दीगर महकमेजात के हुक्काम चौकस हो गए हैं। लेकिन अचानक जिले में कोरोना वायरस के 6 मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि 2 अफराद का ताल्लुक जिले के मसरगिल गांव से है और 4 का ताल्लुक शहर के ऑटो नगर इलाके से है और इन्हें मुंबई से वापस लौटने के बाद क्वारंटीना में रखा गया है। 6 मामले सामने आने के बाद जिला इंतजामिया और तिब्बी महकमे के ओहदेदार चौकस हो गए हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए आज मेरठ से कश्मीर के लिए भी 300 से ज्यादा कश्मीरी अपने घरों को रवाना हुए। गुज़िश्ता 1.5 माह से ज्यादा वक्त से मगरबी यूपी के मुख्तलिफ अजला में फंसे हुए कश्मीरी, जिनमें ज्यादातर तलबा और नौकरी पेशा नौजवान हैं, आज मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन से मुरादाबाद उधमपुर स्पेशल ट्रेन के जरिए जम्मू उधमपुर के लिए रवाना हो गए। जम्मू और उधमपुर स्टेशन पहुंचने के बाद इन लोगों को सेट बस सर्विस के जरिए इनके इलाकों में भेजा गया। नोएडा और गाजियाबाद से बसों के जरिए मेरठ पहुंचे इन कश्मीरी नौजवानों से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। ही जो वेस्ट यूपी में कश्मीर के लोग फंसे हुए हैं 1.5 महीने से ज़्यादा के वक्त से, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ जो है वर्कर्स भी हैं जो अलग अलग काम करते थे, वो भी आज यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जो श्रमिक एक्सप्रेस है वो मुरादाबाद से और उधमपुर तक चलेगी। तो नोएडा से यहाँ पे बहुत सारे जो हैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आए हैं। बहुत मुश्किल हालात में रहे होंगे ये
और अब ये अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है कश्मीर से, और कब से आप यहाँ पे? मैं तो हूँ यहाँ अक्टूबर 2019 से, लॉकडाउन में से, जब से लॉकडाउन तब से मैं यहीं पे फंसा हुआ हूँ नोएडा में, सेक्टर 45 में। मैं हूँ बेसिकली श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर से। अभी हमारे पास जो यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट है, एनजीओज़ है, उनकी मदद से और हमारे कश्मीर की गवर्नमेंट की मदद और यूपी गवर्नमेंट की मदद से हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। उसका हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी आप कहाँ से ताल्लुक है आपका, और क्या आप स्टूडेंट हैं या फिर आप यहाँ जॉब करती थी, क्या करती थी? सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जॉब करी थी यहाँ। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लेकिन वी आर थैंकफुल टू जो भी हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया हमारा यहाँ। कैसे आप आए वहाँ से यहाँ तक? हमारे तो बसेस से आ गए थे यहाँ पे। हाँ जी सर, अब हमारी 5:30 की ट्रेन है यहाँ से। बस में 22 हम थे जी सर। बसेस तो अभी 2 थी हमारे साथ, जो हमारी बैच 2 बसेस थी। जो ट्रेन यहाँ से श्रमिक एक्सप्रेस मुरादाबाद से चलकर उधमपुर तक जाएगी, उसका हाल्ट जो है वो मेरठ सिटी है। तो नोएडा के जो कश्मीरी हैं, नोएडा में रह रहे थे या गाज़ियाबाद में रह रहे थे या वेस्ट यूपी में जहाँ पे भी थे, उनको बसों से यहाँ लाया गया है। और अब वो जो यहाँ से ट्रेन रवाना होगी उधमपुर के लिए, जम्मू और उधमपुर के लिए, उससे ये पहुँचेंगे। और 300 से ज़्यादा जो हैं वो कश्मीरी हैं जो आज इस ट्रेन से रवाना हो रहे हैं अपने घरों के लिए। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। अलीगढ़ के थाना क्वारसी के तहत नगला पटवारी में पुलिस के मजालिम की खबरें मंजर आम पर आई हैं, जहां नगला पटवारी पुलिस चौकी में पुलिस एहलकारों ने फरियादी को ही बुरी तरह जदोकोब किया, जिसको शदीद चोटें आई हैं और AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जेर इलाज है। महल्ले का ही रहने वाला आमिर मोबाइल चोरी की रिपोर्ट पर कार्रवाई के सिलसिले में पुलिस चौकी गया था। आमिर के अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि चौकी में दीगर अफराद की शह पर पुलिस ने इसी के साथ मारपीट की। मामले की इत्तला पर साबिक मेंबर असेंबली हाजी जमीरुल्लाह मुतासरा शख्स को देखने पहुंचे और पुलिस एहलकारों पर कार्रवाई का मुतालबा किया। तो साथ में दोनों भाइयों को भी लेके गए, हम भी जस्ट उनके पीछे पीछे गए। तो SSP साहब मुझसे बात कर रहे थे और उनके एंटर में ही सब कुछ हुआ। और जो सिपाही था उसने इनको अंदर कमरे में ले जाके बहुत मारा, कपड़ा मुंह में ठूस के। और बस सर यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो हमारी हेल्प करी जाए। इन्हें किसने मारा है? इन्हें किसने पीटा है? महावीर कौन है? पुलिस वाले सिपाही थे। अच्छा। महावीर सिपाही। किस जगह मारा? तो यहाँ रीढ़ की हड्डी पे मारा है, चौकी के अंदर मारा है। अपनी लालच में, पैसे के चक्कर में पूरे फोर्स को बदनाम कर रही। ऐसे लोगों के खिलाफ कप्तान साहब से मैं अपील करता हूं कि कप्तान साहब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि आपके डिपार्टमेंट की बदनामी करने वालों को सजा मिल सके और गरीब लोगों को आपके ऊपर भरोसा हो जाए कि नई पुलिस क्या इंसाफ मिलता है। ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, वरना कोई थानों में जाएगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसी लोग अपनी शिकायत लेके जाएंगे, वो पटंगे, तो थानों के अंदर कोई जाएगा नहीं। दारुल उलूम देवबंद की जानिब से अपील जारी की गई है। अपील में कहा गया है कि लोग जुमतुल विदा और ईद उल फित्र की नमाज घरों में अदा करें और हुकूमत की जानिब से जारी की गई गाइडलाइंस का ख्याल रखें। देखिए, दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया है और कहा है कि अब जहाँ जहाँ पर लॉकडाउन है वहाँ लोग बाग मुसलमान सड़कों पर ना निकलें और इज्तिमा से परहेज करें और नमाज ईद भी घर पर ही रहकर पढ़ें। फतवे में इस बात की वजाहत की गई है कि नमाज ईद की भी कमोबेश वही शराइत हैं जो नमाज जुमा की हैं। जिस तरीके से नमाज जुमा घर पर पढ़ा जा रहा है, इसी तरीके से नमाज ईद भी घर पर अदा की जा सकती है। इन्हीं सारी बातों को लेकर दारुल इफ्ता ने आज एक फतवा जारी किया है। इसी के साथ साथ दारुल उलूम देवबंद के मोहतमी मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने तमाम मिल्लत इस्लामिया से अपील की है कि ईद को सादगी के साथ मनाया जाए और असराफ बीजा से बचा जाए, ख़रीदारी से बचा जाए। गैर ज़रूरी ख़रीदारी और बाज़ार जाने से परहेज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आप गुराबा की मदद कर सकते हैं। उस पैसे से जितना हो सकता है मसाकीन की, गुराबा की मदद की जाए, ज़रूरतमंदों की मदद की जाए और ईद को सादगी के साथ मनाया जाए। कोलकाता की बाजारों में भी सन्नाटा छाया हुआ है। ईद की खरीदारी के लिए बाजार नहीं खुलेंगे, लेकिन ग्रीन जोन के इलाकों में छूट के साथ मार्केट और बड़े बाजार खुल सकेंगे।
रमजान का आखिरी अशरा गुजर रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा इबादतों में मसरूफ हैं। भले ही घरों में इबादत कर रहे हैं, लेकिन लोग इबादत में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। वहीं ईद की तैयारियों के लिए बाजारों में जहां रौनक दिखाई देता था, आप देख सकते हैं पूरा बाजार सन्नाटा छाया है। हालांकि लॉकडाउन 4 के तहत कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन अब भी बाजार बंद है और बाजारों में इन हॉकरों को इंतजार है कि हुकूमत इन्हें खोलने के लिए कुछ इजाजत दे, ताकि इनका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, अब हम बात करेंगे। नुकसान का इस तरीके से क्या करा जाएगा, नुकसान के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। भाई लॉकडाउन चल रहा है अभी, अब रमजान का टाइम था, मार्केट का टाइम था, इसके आगे तो हम लोग बेबस है, कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे, हमारा अपना तो किएगा नहीं है, सबके साथ वही स्थिति है। भाई इस बार ईद की तैयारी करने की कुछ नहीं है। ईद होती है हमारी कि हम लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रख रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज घर में पढ़ रहे हैं। क्या करेंगे, ईद की कोई खुशी मनाने का तो है नहीं। बस हम लोग जैसा चलाएंगे इसी तरीके से चलेगा। कोरोना जैसी बीमारी से बचाव के लिए वो हर तरह के नुकसान उठाने को भी तैयार है, लेकिन जो भीड़ कम करने की जो बात कही गई है उससे बचा जा सके। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। पूरा खाली पड़ा है, पूरा एकदम लॉकडाउन जब से चालू हुआ है तब से पूरा बंद है। ये रोजा का टाइम है, ये तो पूरा भरा हुआ रहता है। अभी तो पूरा फिलहाल पूरा लॉकडाउन के लिए पूरा ही खाली है। हम लोग को ड्यूटी दिया गया है। एक बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। उधर कर्नाटक में ईद उल फित्र की नमाज का मामला बहस का मौजू बन चुका है। साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम और कांग्रेस के एमएलए एनए हारिस ने ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए इजाज़त देने के सिलसिले में हुकूमत को खत लिखा है, लेकिन बेंगलुरु में साबिक पुलिस अफसर जी.ए. बावा और जेडीएस लीडर रोशन अब्बास ने कहा कि मौजूदा हालात में घरों में ही रहकर ईद मनाना चाहिए। लोगों को